नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनके गुनाहों की फेहरिस्त खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है शाइस्ता परवीन। दूसरी खबर में बात अवैध अतिक्रमण की, तीसरी खबर में बात ज्ञानवापी की, चौथी खबर में बात अखिलेश यादव और मायावती की। सबसे पहले बात अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की। उत्तर प्रदेश की लेडी डॉन माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने धमाकेदार एंट्री की है। शाइस्ता परवीन उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी महिला डॉन हो गई है जिसे हत्या की साजिश रचने जैसे संगीन अपराध के आरोप में भगोड़ा घोषित किया गया है। प्रदेश में वैसे तो लेडी डॉन और इस रेस में है, लेकिन उन दोनों के अपराध की क्राइम फाइल में हत्या की साजिश रचने पर भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल शाइस्ता परवीन के खिलाफ वैसे तो कुल 4 केस दर्ज हैं, जिसमें 3 केस धोखाधड़ी के हैं, लेकिन उसमें सबसे संगीन मामला प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस स्टेशन में अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने और हत्यारों को संरक्षण देने का है। दरअसल यूपी के जुर्म और जयराम में टॉप महिला अपराधियों की लिस्ट में पहले नंबर पर बाइक बोर्ड घोटाले में आरोपी गाजियाबाद की दीप्ति बहल का नाम दर्ज है। 5 लाख की फरार इनामी दीप्ति बहल पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उस पर कोई भी मुकदमा हत्या या साजिश का नहीं। इसी तरह यूपी में 75,000 रुपए की इनामी और फरार चल रही लेडी डॉन अफशा अंसारी भी भगोड़ा घोषित हो चुकी है। उस पर अवैध तरीके से जमीन हथियाने और फर्जी कंपनी के माध्यम से उगाही का आरोप है। हत्या की साजिश के आरोप उस पर भी नहीं। ऐसे में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर हत्या की साजिश रचने जैसा आरोप लगा, जिसने उसे यूपी में संगीन अपराधों के मामलों में पहले पायदान पर खड़ा कर दिया है। बार बार नोटिस देने और छापेमारी के बाद भी जब शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, तब उसके खिलाफ कोर्ट ने 82 की कार्रवाई की, जिसके बाद शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। कानून के जानकारों के मुताबिक जब किसी फरार अपराधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो जाता है तो उसको कई नोटिस भेजी जाती है। बावजूद इसके अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तब उसे भगोड़ा घोषित किया जाता है। कानून की भाषा में इसके लिए फरार व्यक्ति की उद्घोषणा शब्द है, लेकिन आम भाषा में इसे भगोड़ा घोषित करना कहा जाता है। दरअसल सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत ये कार्रवाई होती है। भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद फरार चल रहे आरोपी की चल अचल संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार प्रशासन को मिल जाता है। इसके पीछे भी मंशा यही होती है कि फरार आरोपी संपत्ति कुर्क होने के डर से ही कोर्ट में शायद समर्पण कर दे। अगर इसके बाद भी फरार व्यक्ति 30 दिन तक कोर्ट में सरेंडर नहीं करता है तो सीआरपीसी की धारा 83 के तहत आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की जाती। धारा 83 के तहत किसी आरोपी के भगोड़ा घोषित होने के बाद अदालत किसी भी समय उसकी संपत्ति कुर्की का आदेश प्रशासन को जारी कर सकती है। दूसरी खबर में बात अवैध अतिक्रमण की। कई सालों पहले हाथरस में एक व्यक्ति ने रेलवे की 90 बीघा जमीन कब्जा कर लिया। जब इसको लेकर विवाद हुआ तो रेलवे ने इस मामले को कोर्ट में डाल दिया। पिछले 25 साल से अपनी जमीन पर कब्जा वापस लेने के लिए रेलवे की केस लड़ा जा रहा था। कोर्ट ने रेलवे के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमीन को रेलवे के अधिग्रहण में देने के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने रामपुर के 90 बीघा जमीन पर पहुंचकर उसको कब्जा मुक्त कराकर अपने हिस्से में ले लिया। दरअसल उत्तर मध्य रेलवे के हाथरस जंक्शन स्टेशन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लगभग 90 बीघा जमीन को 25 साल बाद मुक्त करा लिया गया। दल बल के साथ रेलवे अधिकारी, आरपीएफ और सिविल पुलिस ने अवैध निर्माण को तुड़वाते हुए अपना कब्जा कर लिया। बता दें कि हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव नगला खरगा के टिकट निकट रेलवे के एक पूर्व कर्मी की पत्नी ने लगभग 90 बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ था। रेलवे ने जमीन को कब्जा मुक्त न करा पाने पर साल 1999 में कोर्ट की शरण ली थी। वही मामले में निर्णय होने के बाद आईओडब्ल्यू हाथरस जंक्शन नंद किशोर के नेतृत्व में आरपीएफ प्रभारी कृष्ण कुमार, हाथरस जंक्शन थाना प्रभारी गिरीश गौतम और जीआरपी की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। यहां बनाए गए एक अवैध निर्माण को जेसीबी से गिराया गया। रेलवे अधिकारियों की टीम ने पूरी जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है। वह इस मामले को प्रयागराज मंडल में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रेलवे के अधिकारियों ने लगातार न्यायालय में पैरवी की थी। रेलवे विभाग की जमीन को
कब्जे से मुक्त कराने के लिए कोर्ट में पैरवी की जा रही थी। कई सालों तक चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने रेलवे के हक में फैसला सुनाया। लगभग 25 साल बाद रेलवे को अपनी 90 बीघा की जमीन वापस मिली है। तीसरी खबर में बात ज्ञानवापी की। वाराणसी में ज्ञानवापी के सर्वे का काम जारी है। एएसआई की टीम के किए जा रहे इस सर्वे की आज 7वां दिन है। ज्ञानवापी परिसर के बाहरी हिस्से गुंबद से लेकर तहखानों तक की जांच पड़ताल और नाप खोज हो रही है। बीते दिन एएसआई के मेंबर्स ने ऊपर चढ़कर गुंबद की पैमाइश की थी। तो चलिए बताते हैं अब तक किन किन जगहों का सर्वे हुआ और वहां से क्या क्या सबूत मिले। आपको बता दें कि एएसआई टीम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर ज्ञानवापी के सर्वे को अंजाम दे रही है। 3D मैपिंग, स्कैनिंग, हाईटेक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के जरिए सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आईआईटी कानपुर से एक्सपर्ट की टीम को जीपीआर ग्राउंड पेटेंटिंग रडार मशीन से सर्वे के लिए बुलाया गया है। इस तकनीक से खुदाई किए बिना जमीन के नीचे जांच की जाती है। दरअसल ज्ञानवापी की दीवारों पर अंकित निशान, उसकी प्राचीनता, कलाकृतियां, मिट्टी के सैंपल, पत्थर के टुकड़े, कथित तौर मिली टूटी प्रतिमा जैसी चीजों को एएसआई ने बतौर सैंपल जमा किया है। साथ ही डिजिटल नक्शे के जरिए ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की जा रही है। आज श्रृंगार गौरी की दीवार और छत ढलाने का सर्वे भी किया जाएगा। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि एएसआई के सर्वे में ज्ञानवापी के तहखाने में मंदिर से जुड़ी कलाकृतियां मिली है। दीवारों पर त्रिशूल, कलश, कमल और स्वास्तिक के निशान मिले। हालांकि इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इस सर्वे को लेकर लीक हो रही खबरों पर नाराजगी व्यक्त की है। वहीं अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील इखलाक अहमद ने कहा कि जिसे त्रिशूल बताया जा रहा है असल में वो अल्लाह लिखा हुआ है। वही सूत्रों के मुताबिक मस्जिद के गुंबद के नीचे शंखाकार आकृति या शिखर नुमा आकृति मिला। इस सवाल के जवाब में इखलाक ने कहा कि जितने भी बड़े गुंबद होते हैं वो 2 हिस्सों में ही बनते हैं। अगर ऐसी बनावट नहीं होगी तो हवा क्रॉस होने की वजह ना होने के चलते वो गुंबद गिर जाएगा। इखलाक अहमद ने यह भी दावा किया कि मुगल कालीन सिक्कों पर भी स्वास्तिक और ओम की आकृति उकेरी जाती थी। इसलिए ये कह देना कि कमल का फूल सिर्फ मंदिरों पर ही बना हुआ मिलेगा गलत है। फूल तो कोई भी बना सकता है, उसका मंदिर या इस्लाम से कोई मतलब नहीं। गौरतलब है सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने दावा किया था कि मलबे से में मूर्तियां नहीं बल्कि मूर्तियों के टुकड़े मिले। उन्होंने कहा कि हम पूरी उम्मीद है कि मूर्तियां भी बरामद होगी। बकौल सुधीर गुंबदों की जांच में 2 सीढ़ियों और 2 कलश भी रखे मिले। फिलहाल दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष में दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फाइनल रिपोर्ट के लिए एएसआई सर्वे के पूरा होने का इंतजार करना होगा। एएसआई को साइंटिफिक जांच की रिपोर्ट 2 सितंबर तक कोर्ट में जमा करनी होगी। इससे पहले ज्ञानवापी के मुख्य इमाम और जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल वातीन नोमानी ने कहा था कि जिन हिंदू प्रतीक चिन्हों के ज्ञानवापी परिसर में दिखाई देने का दावा किया जा रहा है वो हिंदू मुस्लिम साझा संस्कृति के प्रतीक है। इन्हें औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद में बनवाया था। उन्होंने ये भी कहा कि हम हर जुमे को वहां नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन हमको आज तक वहां ऐसा कोई निशान नहीं दिखा, तो हम ये कैसे मान ले कि वो हिंदू पक्ष सही कह रहे हैं। चौथी खबर में बात अखिलेश यादव और मायावती की। लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए गठबंधन के सहयोगी सुभाषपा कुनबा विस्तार करने में जुटी। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की रणनीति विपक्षी खेमे में सेंध लगाने की है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण कर विपक्षी गठबंधन इंडिया को सुभाषपा नुकसान पहुंचा सकती है। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर ने सपा, बसपा और कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं को सुभाषपा की सदस्यता दिलाई। उन्होंने सदस्यता ग्रहण करने वाले नेताओं का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि सुभाषपा की विचारधारा से प्रभावित होकर विपक्षी नेता अलग अलग पार्टियों को छोड़कर साथ आ रहे हैं। सुभाषपा का दामन थामने वालों में फतेहपुर जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह चौहान, बांदा से बसपा के राजू द्विवेदी, सपा के रुद्र राजन राजभर, बाराबंकी से कांग्रेस के अजय सिंह वर्मा, कांग्रेस के रामचंद्र गौतम समेत कई नेता शामिल रहे। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर का जनाधर पूर्वांचल में। हालांकि एनडीए खेमे में आए ओम प्रकाश राजभर मिशन 80 को पूरा करने के लिए नया नया दाव चल रहे हैं। विपक्षी खेमे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के अलावा पार्टी की पैठ को मजबूत करने की भी है। सदस्यता ग्रहण के मौके पर ओम प्रकाश राजभर काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि देश में
एनडीए गठबंधन को लोकसभा की 330 सीटें मिलेगी। वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ में ओम प्रकाश राजभर ने खूब कसीदे पढ़े हैं। उनका कहना है कि दलित और पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का काम पीएम मोदी और सीएम योगी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक सुभाषपा की बढ़ती ताकत से सपा घबरा गई। पीला गमछा पहनाकर उन्होंने सपा नेताओं पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। फिलहाल के लिए चार का चक्र में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।